आपको पता है इंडिया जो है दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एक बेसिक फीचर है डेमोक्रेसी। बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है डेमोक्रेसी। मतलब कि लोगों की आवाज सरकार तक पहुंचनी चाहिए, लोग ही सरकार को चुनेंगे और सरकार लोगों के लिए ही काम करेगी। गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ये हमारी डेमोक्रेसी है। और इसी को लेके हर थोड़े थोड़े टाइम में हमारे यहां चुनाव होते हैं। म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव, पंचायत के चुनाव, विधानसभा के चुनाव, लोकसभा के चुनाव, अलग अलग चुनाव होते रहते हैं। मतलब एक तरीके से चुनाव जो है हमारे यहां फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट किया जाता है, इन अ वे फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, राइट। सीधी सी बात है, टाइम चेंज हो रहा है। टाइम के साथ साथ हमारे नए डिवाइसेस आ रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल सिस्टम वीवीपीएटी, अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम्स हमारे सामने आती हैं और इलेक्शन कमीशन जो हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है उसको सॉल्व करने की कोशिश करती है। कहने का मतलब यह है कि जैसे जैसे समय पलट रहा है, चुनाव आगे बढ़ रहे हैं, हमारे को चुनाव में रिफॉर्म्स की भी जरूरत पड़ती है जिन्हें हम कहते हैं इलेक्टोरल रिफॉर्म। यूपीएससी जीएस मेंस पेपर 2 में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करके एक टॉपिक है, पॉलिटी और गवर्नेंस में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपको एक ना एक क्वेश्चन तो उसके ऊपर मिल ही जाएगा। साथ के साथ एसए के पर्सपेक्टिव से भी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर डेमोक्रेसी के ऊपर आपको कोई एसए लिखने के लिए आता है तो इलेक्शंस आर एन एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी। तो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम किस तरीके से हमारे देश में चुनाव में सुधार हो रहा है, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स क्या क्या हैं। रिसेंटली आपको पता है कि हमारी दुनिया ने कोरोना पैंडेमिक का सामना करा, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग एक नॉर्म बन गया। कोरोना के बाद हिंदुस्तान का सबसे बड़ा चुनाव हुआ बिहार चुनाव। इस बिहार चुनाव में कोरोना से लड़ने के लिए क्या क्या कदम उठाए गए, किस तरीके से वोटर की सेफ्टी, कैंपेनिंग, ये सब हैंडल किया गया। साथ के साथ इस बार बिहार में जो एमएलए चुन के आए हैं उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है। आपको पता है कि हमारे देश में एक नई प्रॉब्लम आई है, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, कि पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा लोग जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, रेप, मर्डर, डिकॉइटी एक्सेट्रा, वो लोग भी हिस्सा लेने लगे हैं पॉलिटिक्स में। तो बिहार चुनाव के कॉन्टेक्स्ट में इलेक्शन कमीशन ने क्या कदम उठाए जीएस मेंस पेपर 2 पॉलिटी और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से, और इस बार जो एमएलए चुन के आए हैं उनका क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, कोरोना के साथ हमारे इलेक्शन में क्या चेंज आ रहा है, किस तरीके से हमारा इलेक्शन प्रोसेस चेंज हो रहा है, सारी बातें मेंस और एसए के पर्सपेक्टिव से इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाला हूं, जो आपको आंसर राइटिंग में बहुत हेल्प करेगा। आगे बढ़ने से पहले अनअकैडमी पे 15 नवंबर को हमने 4 स्पेशल लाइव क्लासेस लॉन्च करी हैं बाय टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी, जिसमें इंटरेक्शन होगा अबाउट यूपीएससी बैचेस की अनअकैडमी पे कौन कौन से बैचेस आ रहे हैं। साथ के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी के ऊपर साइंस एंड टेक का जो पार्ट है उसके ऊपर एक स्पेशल क्लास होने वाली है, इंडियन इकोनॉमी के ऊपर स्पेशल क्लास होने वाली है, और मेरी एक स्पेशल क्लास होगी ऑन एनालिसिस ऑफ करंट अफेयर्स फॉर सीएससी 2021, जिसमें रीसेंट करंट अफेयर्स मैं डिस्कस करने वाला हूं। ये 4 क्लासेस, इन चारों क्लासेस का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। इन चारों क्लासेस को आपको जरूर देखना है। टॉप एजुकेटर्स ऑफ अनअकैडमी ये फ्री लाइव क्लासेस कंडक्ट करेंगे ऑन दीज पर्टिकुलर टॉपिक्स। साथ के साथ नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में लिंक मिल जाएगा। अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करने के लिए यू कैन यूज माय रेफरल कोड मदद गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। आइकॉनिक और प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए सिंपली मेरा नाम डालना और आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। ऑल्सो नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट में ही मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दिया है, उसे ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जितने भी मेरे यूट्यूब वीडियोस, स्पेशल क्लासेस और प्लस क्लासेस के अपडेट्स हैं आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तो अनअकैडमी की कल यानी कि 15 नवंबर को जो स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं 4 मेजर, इनको अटेंड करना आपको नहीं भूलना है, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं अपना बिहार इलेक्शन के ऊपर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एनालिसिस। सबसे पहले समझना है कि इस बार जो बिहार विधानसभा के चुनाव हुए हैं उसमें अलग क्या था। सबसे पहले कोरोना को ध्यान में रखते हुए, कि जो कोरोना पैंडेमिक फैला है उसको ध्यान में रखते हुए सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन का काफी ज्यादा यूज किया गया। ये एक फॉर्डर पॉइंट की तरह मेंस में मेंशन कर सकते हो कि हाँ, जो भी वोटर वगैरह आ रहे थे उनको सोशल डिस्टेंसिंग रखा गया, सैनिटाइजेशन वगैरह कराया। ठीक है, एक पॉइंट तो ये हो गया। दूसरा पॉइंट, आपने देखा होगा जब आप वोट डालने जाते हो तो इलेक्शन का बूथ होता है, राइट। इलेक्शन कमीशन ने रूल्स बना रखे हैं कि हर बूथ में 1500 लोग चुनाव कर सकते हैं। 1500 लोग, आपके और हमारे ऐसे 1500 वोटर एक बूथ में जाके वोट डाल सकते हैं। यह पहले का नॉर्म था। अभी सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, एक बूथ पे ज्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो, उस चीज को प्रिवेंट करने के लिए इलेक्शन कमीशन ने बोला कि अब से हर बूथ पे सिर्फ 1000 लोग जाया करेंगे। मतलब कि एक बूथ पे जो भीड़ थी उसको कम करने की बात करी गई। पहले 1500 लोग जाते थे,
अब सिर्फ 1000 लोग जाया करेंगे। ऐसा बिहार चुनाव में लागू भी किया गया कि हर बूथ पे सिर्फ 1000 वोटर वोट डालने गए, मतलब कि 500 लोग पहले से कम गए, मतलब कि सोशल डिस्टेंसिंग। अब सीधी सी बात है, हमारे यहां 18 साल से और 18 साल से ऊपर उम्र के हर व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है हमारे यहां। राइट टू वोट हमारा एक अधिकार है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन्ड है। तो ये जो हमने 500 लोग इधर कम करे कि एक बूथ पे पहले 1500 जा रहे थे, अब सिर्फ 1000 जाएंगे, तो ये जो 500 लोग हमने कम करे, इनको कहीं तो एकोमोडेट करना ही पड़ेगा। इसका मतलब है हमारे को ज्यादा पोलिंग बूथ सेटअप करने पड़ेंगे। ज्यादा पोलिंग बूथ, ऑब्वियस सी बात है, हमारे को वोट तो सभी को दिलवाना है। अगर एक सेंटर पे अब कम लोग जा सकते हैं, एक बूथ पे कम लोग जा सकते हैं, तो बाकी सबको एकोमोडेट करने के लिए नए सेंटर भी तो बनाने पड़ेंगे ना। तो नए पोलिंग बूथ, साथ के साथ जितने ज्यादा पोलिंग बूथ होंगे उतनी ही ज्यादा हमारे को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन चाहिए होगी, उतनी ही ज्यादा हमारे को ईवीएम चाहिए होगी। तो बिहार चुनाव में क्या हुआ, अप्रोक्सीमेटली 40,000 नई ईवीएम्स और नए पोलिंग बूथ इस्तेमाल किए गए। मतलब कि नए पोलिंग बूथ का मतलब है ज्यादा सिक्योरिटी स्टाफ। आपको पता है कि हर पोलिंग बूथ पे सीआईएसएफ और इन सब के जवान होते हैं, स्टेट पुलिस होती है, मतलब कि सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए भी वहां पे सिक्योरिटी पर्सनल होते हैं। तो जब हमने ज्यादा पोलिंग बूथ, ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल करा, तो ऑब्वियस सी बात है सिक्योरिटी भी ज्यादा चाहिए होगी। अच्छा, इसके अलावा हर पोलिंग बूथ में आपको पता है रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, इलेक्शन कमीशन के ऑफिशियल्स बैठे हुए होते हैं। अगर हम ज्यादा पोलिंग बूथ सेटअप कर रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन का स्टाफ भी हमारे को ज्यादा चाहिए। कहने का मतलब है बिहार चुनाव में हमारे को ज्यादा रिसोर्सेज की जरूरत पड़ी चुनाव कंडक्ट कराने के लिए। यह पॉइंट आपको मेंशन करना है कि धीरे धीरे हमारे देश में जो चुनाव की प्रक्रिया है वो महंगी होती जा रही है। क्यों? क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए हमारे को ज्यादा बूथ सेटअप करने पड़ रहे हैं, ज्यादा सिक्योरिटी स्टाफ, ज्यादा इलेक्शन कमीशन के पर्सनल, ज्यादा ईवीएम्स। सीधी सी बात है, अगर ईवीएम ज्यादा होंगी तो काउंटिंग में टाइम भी ज्यादा लगेगा। मतलब कि आप ये सोचो 40,000 नई ईवीएम को काउंट करना पड़ेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि काउंटिंग में भी ज्यादा टाइम लगेगा, काउंटिंग के लिए ज्यादा लोग चाहिए होंगे। तो चुनाव में इस बार अलग यह हुआ कि हर पोलिंग बूथ पे लोग कम और साथ के साथ ज्यादा स्टाफ, ज्यादा सिक्योरिटी पर्सनल, ज्यादा ईवीएम और काउंटिंग में टाइम ज्यादा। मतलब कि ओवरऑल जो प्रोसेस था वो हल्का सा स्लो हो गया था। यह चीज आपको मेंशन करनी है। लेकिन इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट आपको यह मेंशन करना है कि इलेक्शन कमीशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, उन्होंने पूरी कोशिश करी कि हर एक आदमी, चाहे कोरोना हो चाहे ना हो, उसको वोट डालने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। इस तरीके से आपको पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स इसके लिखने हैं। साथ के साथ अगर हम बात करें इलेक्शन कैंपेनिंग की, अभी तक हमने बात करी वोट डालने की। आपको पता है जब चुनाव का दिन होता है उससे पहले जो बड़े बड़े नेता होते हैं, नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार, राहुल गांधी जैसे जो बड़े बड़े नेता होते हैं, वो अलग अलग जगहों पे कैंपेनिंग करते हैं। जैसा कि आप ये पिक्चर में देख पा रहे हो, आपने न्यूज चैनल्स वगैरह में भी देखा होगा कि स्टेज पे वो भाषण देते हैं अपना और ऐसे लोग इकट्ठा होते हैं। इस बार इलेक्शन कमीशन ने बोला कि क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है और कोरोना का टाइम है, तो इस तरीके से हम भीड़ जमा नहीं कर सकते। इसलिए इस बार जो कैंपेनिंग है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी। मतलब कि जो पब्लिक रैलीज हैं वो इस बार कम होंगी। द नंबर ऑफ पब्लिक रैलीज विल बी लिमिटेड इन नेचर। साथ के साथ बहुत ध्यान से सुनना, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं, सबसे जरूरी पॉइंट है पूरे लेक्चर का। क्या एक रैली में कितने लोग आ सकते हैं? एक रैली में कितने लोग आ सकते हैं, दैट नंबर विल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अभी तक चुनाव में सिर्फ इलेक्शन कमीशन का रोल होता था। कोरोना के टाइम में, जो कि एक बायो डिजास्टर है, पहली बार डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी का भी रोल यहां पे हमारे को देखने को मिलता है। ध्यान से पढ़िए क्या लिखा है। द नंबर ऑफ पीपल इन द रैलीज विल बी डिटरमाइंड बाय द स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। मतलब कि जो राज्य की डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है वो डिटरमाइन करेगी कि एक पब्लिक रैली में कितने लोग हो सकते हैं। मतलब कि इलेक्शन जो है अब वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन तक लिमिटेड नहीं है, उसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का भी रोल आ चुका है बिकॉज ऑफ द बायो डिजास्टर ऑफ कोरोना पैंडेमिक। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान रखना है कि आज की तारीख में जो चुनाव है वो सिर्फ इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं करा सकता, उनको प्रॉपर कोऑर्डिनेशन चाहिए विद डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। जीएस मेंस पेपर 3 डिजास्टर मैनेजमेंट का यहां से फॉर्डर पॉइंट निकल के आता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट का रोल इतना ज्यादा वाइड हो चुका है कि हमारी डेमोक्रेटिक प्रोसेस, मतलब कि चुनाव में भी हमारे को डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज की जरूरत पड़ रही है पब्लिक रैलीज को मैनेज करने के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो GS2 और GS3 दोनों जगह आप इस्तेमाल कर सकते हो। साथ के साथ आपको पता होगा कि नेता जो है वो गली गली जाते हैं, घर घर जाते हैं प्रचार करने अपना, डोर टू डोर कैंपेनिंग बोला जाता है इसे।
इसे कहते हैं डोर टू डोर कैंपेनिंग, मतलब घर घर जाके चुनाव का प्रचार करना, डोर टू डोर कैंपेनिंग। इलेक्शन कमीशन ने इस बार नॉर्म्स निकाले कि डोर टू डोर कैंपेनिंग में 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते। पहले तो क्या होता था कि इतने सारे लोग साथ में रहते थे कि आगे नेताजी चल रहे हैं, पीछे 10 15 20 चेले चल रहे हैं, हाथ में झंडे हैं पार्टी के, उसके बाद स्टिकर चिपका रहे हैं अलग अलग, और ऐसे वो सिंबल वगैरह जो वो होता है पिन लगाने वाला, इधर वो बैज वगैरह वो सब दे रहे हैं। इस बार ये सब कुछ नहीं था, मतलब कि डोर टू डोर कैंपेनिंग जो है वो रिस्ट्रिक्टेड रहेगी, लिमिटेड रहेगी, और 5 से ज्यादा लोग नहीं जा सकते डोर टू डोर कैंपेनिंग में। मतलब कि इलेक्शन कमीशन ने कोरोना पैंडेमिक को देखते हुए ये इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लाए कि एक तो डोर टू डोर कैंपेनिंग लिमिटेड रहेगी, साथ के साथ जो पब्लिक रैलीज हैं वो भी लिमिटेड रहेंगी, और उसमें भी डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज का रोल आ जाएगा। साथ के साथ आपको पता होगा कि नेताजी जो हैं ऐसे उनका काफिला निकलता है, उन काफिलों को भी काफी ज्यादा लिमिटेड रखा कि ज्यादा लोग हमारे को भीड़ भड़क्का नहीं चाहिए। कहने का मतलब यह है कि कोरोना के बाद का पहला चुनाव है, और मेंस का सीधा क्वेश्चन बनता है कि कोरोना के टाइम्स में हम अपनी डेमोक्रेसी को इंटैक्ट कैसे रख सकते हैं, हाउ वी कैन कीप आवर डेमोक्रेसी इंटैक्ट इवन ड्यूरिंग द टाइम्स ऑफ कोरोना, तभी तो हम लार्जेस्ट डेमोक्रेसी कहलाएंगे। इलेक्शन कमीशन ने ये सारे कदम उठाए। साथ के साथ डिजिटल पोर्टल्स का काफी ज्यादा इस्तेमाल करा गया कैंपेनिंग के लिए, फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग, यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग, इसके अलावा अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह को यूज करते हुए, ट्विटर को यूज करते हुए डिजिटल कैंपेनिंग करी गई। मतलब कि सोशल मीडिया का रोल यहां पे और ज्यादा इंक्रीज हो गया। जीएस मेंस पेपर टू रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी फर्दर पॉइंट निकल के आता है कि कोरोना के टाइम में जहां पे हम सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर रहे हैं, वहां पे डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल इंडिया, ये जो पूरा का पूरा 4G 5G टेक्नोलॉजी है, इसका यूज आ रहा है टू हैंडल आवर डेमोक्रेसी। कहने का मतलब ये है, तो उसमें आप ये लिखोगे कि जो हमारा डिजिटल मीडिया है, जो हमारा इंटरनेट है, दैट इज हेल्पिंग अस टू पेनिट्रेट द डेमोक्रेसी। मतलब कि जो हमारा इंटरनेट टेक्नोलॉजी है, डिजिटल टेक्नोलॉजी है, स्मार्टफोन हो गए, एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म्स हो गए, ये सब लैपटॉप वगैरह की टेक्नोलॉजी हो गई, ये हमारे को मदद कर रही है हमारी डेमोक्रेसी को एनहांस करने में। मतलब कि पॉजिटिव रोल ऑफ सोशल मीडिया इन डेमोक्रेसी, कि किस तरीके से सोशल मीडिया हमारी डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन कर रहा है, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज का जो चुनाव प्रचार है, उनका जो मैनिफेस्टो होता है, वो लोगों तक पहुंचा रहा है। किस तरीके से जो सोशल मीडिया है वो लोगों को अवेयर बना रहा है कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का क्या मैनिफेस्टो है। बेसिकली रोल ऑफ सोशल मीडिया को आपको पॉजिटिव तरीके से यहां पे आंसर में दिखाना है अपने, राइट। साथ के साथ इलेक्शन कमीशन ने इस बार एक और रिफॉर्म लाए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, और वो ये था, आपको पता है कि जिन्होंने भी चुनाव लड़ना होता है, जो भी कैंडिडेट्स होते हैं जो चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं, उनको अपना नॉमिनेशन फाइल करना होता है। साथ के साथ उन्हें एफिडेविट देना होता है अपनी एजुकेशन का, अपनी एसेट लाइबिलिटी का, और अपने क्रिमिनल रिकॉर्ड का। बेसिकली हर कैंडिडेट को जो चुनाव लड़ने जा रहे हैं उनको 3 एफिडेविट फाइल करने होते हैं कि वो कहां तक पढ़े लिखे हैं, उनकी एसेट और लाइबिलिटी कितनी है, और उनके ऊपर कौन कौन से क्रिमिनल चार्जेस अभी चल रहे हैं कोर्ट में। ये 3 तरीके के एफिडेविट जो है इलेक्शन कमीशन के साथ आपको फाइल करने होते हैं। साथ के साथ आपको कुछ सिक्योरिटी मनी भी डिपॉजिट करना होता है। मतलब कि आपको यह चीज ध्यान रखनी है पहले तो, दैट एज पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, ये रूल्स का नाम आप लिख लीजिए, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961। एज पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, हर कैंडिडेट को 3 चीजें करनी होती हैं। पहले तो नॉमिनेशन फाइल करो, दूसरा सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करो कि आप सीरियस कैंडिडेट हो दिखाने के लिए, तीसरा एफिडेविट फाइल करो। कैसा एफिडेविट? 3 तरीके का एफिडेविट, एक एजुकेशन का, एक एसेट लाइबिलिटी का, और तीसरा क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड का। यूजुअली इलेक्शन कमीशन के ऑफिस जाके ये तीनों काम होते थे। इस बार सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए, कोरोना को ध्यान में रखते हुए, इलेक्शन कमीशन ने बोला कि ये तीनों की तीनों चीजें आप ऑनलाइन कर सकते हो। मतलब कि ऑनलाइन जो है आप अपना नाम दाखिल कर सकते हो, ऑनलाइन ही सिक्योरिटी मनी डिपॉजिट करा दो भीम यूपीआई के थ्रू, और ऑनलाइन ही एफिडेविट फाइल कर दो अपनी एजुकेशन, लाइबिलिटी, एसेट्स के और क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड के। मतलब कि सारा का सारा काम इस बार कैंपेनिंग से लेके नॉमिनेशन तक सब कुछ ऑनलाइन लाने की कोशिश करी गई। अगेन पॉजिटिव रोल ऑफ इंटरनेट, पॉजिटिव रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी, कि किस तरीके से इंटरनेट हमारे को डेमोक्रेसी एनहांस करने में हेल्प कर रहा है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया मेरा, वो ज्वाइन कर लीजिए, और अनअकैडमी पर सब्सक्राइब करने के लिए मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं, मुदत गुप्ता, फॉर 10% डिस्काउंट। साथ के साथ एज पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स जो मैंने अभी बताए 1961 वाले, एज पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स 1961, इलेक्शन कमीशन को अधिकार है, इलेक्शन कमीशन के पास पावर है पोस्टल बैलेट कंडक्ट कराने की।
पोस्टल बैलेट, कि आपने कागज पे ठप्पा मारा, उसे पोस्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन के ऑफिस। राइट, तो इलेक्शन कमीशन के पास पोस्टल बैलेट का अधिकार होता है। एज पर द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स, जो मैंने आपको बताए, यह बोला गया दैट जो एल्डरली लोग हैं 80 साल या 80 साल से ऊपर उम्र के, वो पोस्टल बैलेट यूज कर सकते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूं कि पोस्टल बैलेट कौन कौन यूज कर सकता है। प्रीलिम्स का सीधा सवाल निकलता है, यूपीएससी बोल सकता है दैट which of the following candidates is which of the following voter is eligible for postal ballot as per the conduct of election rule। प्रीलिम्स का सीधा सवाल निकलता है, इधर से आपको ध्यान रखना है। तो एनीवन जो कि 80 साल से ऊपर उम्र के हैं वो पोस्टल बैलेट कर सकते हैं। ऐसे लोग जो कोरोना पॉजिटिव हैं वो भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहां पे हमारी इलेक्शन कमीशन कितना अच्छा काम करती है, कितना बेहतरीन काम करती है। इवन जिन लोगों को कोरोना है उनका भी डेमोक्रेटिक राइट छीनना नहीं चाहिए, उनका भी डेमोक्रेटिक राइट खत्म नहीं होना चाहिए, उनको भी मत डालने का पूरा अधिकार दिया जा रहा है। कैसे? पोस्टल बैलेट का यूज करके। मतलब कि हमारे यहां एसेंस ऑफ डेमोक्रेसी है कि अगर कोई बीमार भी है तो भी हम उसका ये जो डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो सेटिस्फाई करा के रहेंगे। मतलब कि कोरोना पॉजिटिव लोग जो है पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ क्या जो विकलांग जन है, जो दिव्यांग जन है, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और वोटर्स इन एसेंशियल सर्विसेज ये भी पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हमारे सेना के जवान हो गए, कि मान लीजिए कोई बिहार के जवान हैं जो अभी आ नहीं सकते क्योंकि वो उधर जम्मू कश्मीर में या फिर अरुणाचल में पोस्टेड है, सेंसिटिव लोकेशन है, तो वो अभी आ नहीं सकते, तो उन जवानों के लिए भी यहां पे पोस्टल बैलेट का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपको ध्यान रखने की 4 कैटेगरी ऑफ पीपल है जो पोस्टल बैलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहां पे आपको इलेक्शन कमीशन की सक्सेस हाईलाइट करनी है। कैसे? कि इवन कोरोना पॉजिटिव लोगों के लिए भी उन्होंने पोस्टल बैलेट का प्रबंध करा, जिससे कि जो लोग बीमार हैं उनका भी मत डालने का अधिकार छीनना नहीं चाहिए। बहुत पॉजिटिव पॉइंट है हमारी डेमोक्रेसी को एनहांस करने के लिए, राइट, जिससे कि हर कोई मत डाल सके, हर कोई वोट डाल सके। वेरी पॉजिटिव पॉइंट, राइट। हमने देख लिया कि इलेक्शन कमीशन ने किस तरीके से सारा प्रोसेस जो है डिजिटल बना दिया, किस तरीके से सब कुछ ऑनलाइन करा, लेकिन यहां पे कुछ चैलेंजेस भी आते हैं। सबसे पहला चैलेंज उठता है रिगार्डिंग द न्यूट्रलिटी ऑफ द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। फॉर एग्जांपल, आपको एक बात पता होगी कि जैसे आपने फेसबुक पे कोई पोस्ट डाला, कई बार वो पोस्ट बहुत ज्यादा दिखता है लोगों को, कई बार वो पोस्ट बहुत कम दिखता है लोगों को। मतलब कि फेसबुक, यूट्यूब, गूगल का अपना खुद का एक एल्गोरिथम होता है कि कौन सा वीडियो ज्यादा दिख रहा है, कौन सा वीडियो कम दिख रहा है। मतलब कि सर्च वगैरह में कौन सा वीडियो ऊपर दिख रहा है, कौन सा नीचे दिख रहा है, कौन सा पोस्ट न्यूज फीड में टाइम से दिख रहा है, कौन सा नहीं दिख रहा। ये सारी चीजें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के एल्गोरिथम पे बेस्ड होती हैं। तो यहां पे सवाल उठता है कि ये जो फेसबुक, गूगल, ट्विटर वगैरह के थ्रू हम अपनी सोशल मीडिया कैंपेनिंग कर रहे हैं, ये कितनी न्यूट्रल और कितनी अनबायस्ड है। ऐसी भी तो पॉसिबिलिटी है कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं वो एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को ज्यादा प्रमोट करें, उनके वीडियो को, उनके पोस्ट को, उनके मैनिफेस्टो को सर्च इंजन में ज्यादा ऊपर दिखाएं, न्यूज फीड में ज्यादा ऊपर दिखाएं, उनके वीडियोस को ज्यादा दिखाएं सर्च में, और जो दूसरी ऑपोजिशन पार्टी है उसको कम दिखाएं। ये भी तो पॉसिबल है। तो ये आप अपने मेंस आंसर में लिखेंगे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हेल्प कर रहे हैं डेमोक्रेसी प्रमोट करने में, उसमें कोई शक नहीं है हमारे को, बिल्कुल सही बात है वो। लेकिन इनकी न्यूट्रलिटी के ऊपर एक सवाल उठता है जो कि सरकार को जो है इलेक्शन कमीशन को असर्टेन करनी होगी, इलेक्शन कमीशन को वेरीफाई करनी होगी कि हाँ ये प्लेटफॉर्म्स न्यूट्रल हैं, नहीं तो डेमोक्रेसी थोड़ी सी खतरे में आ सकती है। तो ये एक वे फॉरवर्ड में आप पॉइंट लिख सकते हो कि आने वाले टाइम में जैसे जैसे सोशल मीडिया का रोल बढ़ेगा, इंटरनेट का रोल बढ़ेगा, उस टाइम पे हमारे को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को चेक करते रहना चाहिए कि क्या ये सभी पार्टीज की तरफ न्यूट्रल हैं या नहीं है। इसके अलावा कोरोना के बाद जो पहला चुनाव हुआ, बिहार चुनाव, उसमें कई सारे चैलेंजेस भी हमारे को देखने को मिले। इवन दो इलेक्शन कमीशन ने सारा काम इलेक्ट्रॉनिक कर दिया, डिजिटल कर दिया, सब कुछ ऑनलाइन कर दिया, लेकिन फिर भी हमारे को कुछ कुछ चैलेंजेस यहां पे देखने को मिले। जैसे कि सबसे पहला चैलेंज था कि जो फिजिकल रैलीज होती हैं, फिजिकल रैली एज इन कि जो ग्राउंड वगैरह में बड़ी बड़ी रैलीज होती हैं, इस बार तो वो हुई नहीं क्योंकि कोरोना था, डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज ने मना कर दिया था। फिजिकल रैलीज में फायदा ये होता है कि वो आप कहीं पे भी कंडक्ट कर सकते हो, किसी भी गांव में, किसी भी कस्बे में, किसी भी एरिया में, कहीं पे भी जाके आप वो सोशल मीडिया ये फिजिकल रैलीज कंडक्ट कर सकते हो। लेकिन इस बार क्या हुआ, फिजिकल रैलीज हुई नहीं, सब कुछ जो है वो ऑनलाइन हुआ।
सवाल उठता है कि कितने लोगों के पास गांव के एरिया में स्मार्टफोन्स हैं, कहां कहां इंटरनेट पहुंच रहा है, कहां पे इंटरनेट नहीं पहुंच रहा। मतलब कि स्मार्टफोन पेनिट्रेशन और इंटरनेट पेनिट्रेशन ये कम है अभी रूरल एरियाज में। इसका मतलब फिजिकल रैलीज जो कि गांव के एरिया में लोगों को बताती थी कि पॉलिटिकल पार्टी क्या करने वाली है, नेताजी क्या करने वाले हैं, ऑनलाइन कैंपेन के थ्रू अर्बन एरियाज में तो वो पहुंच जाएगा क्योंकि वहां पे तो सबके पास स्मार्टफोन इंटरनेट होता ही है। लेकिन शायद रूरल एरियाज में जहां पे इंटरनेट की स्पीड अभी भी कम है, जहां पे स्मार्टफोन नहीं पहुंचा है, वहां पे अभी भी लोगों को शायद ना पता चले कि ऑनलाइन कैंपेनिंग होती क्या है। मतलब कि जब तक भारत में इंटरनेट और स्मार्टफोन की पेनिट्रेशन बढ़ नहीं जाती तब तक ऑनलाइन कैंपेन्स लिमिटेड रहेंगे। मतलब कि फिजिकल रैलीज की जो सिग्निफिकेंस है वो पूरे तरीके से खत्म नहीं हो सकती क्योंकि अभी भी स्मार्टफोन और इंटरनेट सब जगह नहीं पहुंचे हैं। तो एक तो ये पॉइंट आपको हाईलाइट करना है। साथ के साथ ऐसा माना गया और इलेक्शन कमीशन ने इस बात को माना कि हमारे यहां जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं, किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास काफी ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज है, काफी ज्यादा रिसोर्सेज है। फॉर एग्जाम्पल फेसबुक स्पॉन्सर्ड एड में पैसा खर्च करने के लिए, गूगल स्पॉन्सर्ड एड में पैसा खर्च करने के लिए उनके पास काफी ज्यादा फंडिंग है, काफी ज्यादा टेक्निकल एक्सपर्टीज है, काफी बड़े उनके आईटी सेल्स हैं। और वहीं दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं जिनके आईटी सेल्स थोड़े छोटे हैं, उनके पास फेसबुक एड और गूगल एड में खर्च करने के लिए ज्यादा पैसा भी नहीं है। मतलब कि गिवन द फाइनेंशियल एंड द टेक्निकल एक्सपर्टीज ऑफ डिफरेंट पार्टीज, यहां पे एक यूनिफॉर्म ग्राउंड क्रिएट नहीं हो पाया और कुछ पार्टीज ज्यादा जो है प्रोमिनेंट थी ऑनलाइन कैंपेनिंग में और कुछ इतने अच्छे से ऑनलाइन कैंपेनिंग नहीं कर पाई। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं जो हमारे को ऑनलाइन डोमेन में देखने को मिलते हैं, राइट। तो अभी हमने देखा अभी तक कि किस तरीके से सब कुछ ऑनलाइन डिजिटल सोशल मीडिया के थ्रू करवाने की कोशिश करी गई। सोशल डिस्टेंसिंग, नंबर ऑफ ईवीएम्स, नंबर ऑफ वोटर्स पर बूथ और रैलीज वगैरह को, डोर टू डोर कैंपेनिंग को किस तरीके से कंट्रोल किया गया इन द कोविड इलेक्शंस। बिहार में जो चुनाव हुए वहां पे किस तरीके से इन चीजों को हैंडल किया गया। जब चुनाव हो गए, इलेक्शन का रिजल्ट आ गया, उसके बाद एक रिसर्च हुई जिसमें यह पता लगाने की कोशिश करी गई कि कितने एमएलए जो हैं बिहार के जो इस बार चुन के आए हैं। देखिए इस बार बिहार में 243 एमएलए चुन के आए हैं, 243। उनमें से कितने एमएलए का क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड था। तो रिसर्च के बाद यह पता चलता है दैट इस बार जो बिहार असेंबली में एमएलए आए हैं उनमें से 68% का क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड है, इंक्लूडिंग डेकॉइटी, मर्डर, रेप। मतलब कि काफी सारे एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस पेंडिंग है, जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। सवाल उठता है कि हम ऐसे लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं। क्या पॉलिटिकल पार्टीज को पता नहीं है कि जिनको टिकट दे रहे हैं उनके खिलाफ एक क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड पेंडिंग है। ऐसे लोग जिनके खिलाफ रेप और मर्डर के चार्जेस पेंडिंग है, हम उन लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं, हम उन लोगों को पॉलिसी मेकिंग में क्यों ला रहे हैं, हम उन लोगों को जनता के विकास के लिए कैसे आगे ला सकते हैं। हमारे यहां 130 करोड़ की जनता है और ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका कोई क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड नहीं है, जो एकदम क्लीन है, एथिकल है, ट्रांसपेरेंट है। उन लोगों को हम क्यों नहीं ला सकते पॉलिटिक्स में आगे। तो सवाल उठता है कि जो 68% एमएलए इस बार बिहार असेंबली में आए हैं जिनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं, हमने उनको टिकट ही क्यों दिया। पहली बात, एक पॉइंट, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड वाले लोगों को टिकट दे रही हैं, इसकी वजह से क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स बढ़ता जा रहा है। ये कीवर्ड है जो आपको मेंशन करना है मेंस एग्जामिनेशन में कि हमारे यहां क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स जो है वो बढ़ता जा रहा है। मतलब कि पॉलिटिक्स में ज्यादा से ज्यादा क्रिमिनल लोग एंटर कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी लॉ मेकिंग खराब हो सकती है। एक बात। दूसरी बात, फरवरी 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी क्रिमिनल को टिकट दे रही है तो उन्हें एक एक्सप्लेनेटरी मेमोरेंडम देना होगा, उन्हें एक्सप्लेन करना होगा कि ऐसे क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड वाले लोगों को टिकट क्यों दिया जा रहा है। लेकिन बिहार चुनाव में इतने सारे लोगों को क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड के साथ टिकट दिया गया, लेकिन किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट का पालन नहीं करा और उन्होंने एक्सप्लेन नहीं करा कि क्यों इतने सारे क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड वाले लोगों को टिकट दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि क्रिमिनलाइजेशन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इंक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल 2015 की जो बिहार असेंबली थी वहां पे 58% लोग ऐसे थे जिनके खिलाफ क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड था, और इस बार 2020 में जो असेंबली बनी है वहां पे 68% एमएलए हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड है। मतलब कि पिछली बार के मुकाबले इस बार 10% ज्यादा क्रिमिनल एमएलए चुने गए हैं। तो कहने का मतलब है कि हम ऐसे क्रिमिनल लोगों को टिकट क्यों दे रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, आपके और हमारे ऐसे जो आम वोटर हैं, आपके और हमारे ऐसे जो लोग हैं जो वोट डालने जाते हैं,
हम ये सब चीजें पहले क्यों नहीं चेक करते कि किसके खिलाफ क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड है, किसके खिलाफ क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड नहीं है। कहने का मुद्दा यह है कि आपके और हमारे जैसे लोग इग्नोरेंट क्यों रहते हैं, और क्यों हम कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे, भाई भतीजावाद के बेसिस पे वोट डालते हैं। ऐसा क्यों है कि ये मेरी जात का है, मैं इसे ही वोट दूंगा, ये हमारे रिलीजन का, मैं इसे ही वोट दूंगा। हम क्यों कास्ट और रिलीजन को चुनाव में ले आते हैं, और क्यों पर्टिकुलर कैंडिडेट के मेरिट के बेसिस पे उसे वोट नहीं देते, कि जो क्रिमिनल है हम उसे वोट नहीं देंगे, चाहे वो किसी भी कास्ट रिलीजन का हो। तो यहां पे गलती पॉलिटिकल पार्टीज और हमारी दोनों की है। वोटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है और पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि वो ऐसे क्रिमिनल लोगों को वोट ना दे। तो सवाल उठता है कि यहां पे सिर्फ पॉलिटिकल पार्टी की गलती नहीं है, यहां पे आपके और हमारे से वोटर की भी गलती है, जो बिना बैक रिकॉर्ड देखे वोट डालने चले आते हैं सिर्फ कास्ट और रिलीजन के नाम पे, राइट। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि अगर क्रिमिनल बैक रिकॉर्ड खत्म करना है तो उसमें आपका और हमारा भी काफी बड़ा रोल बनता है, राइट। ये चीज आपको मेंस में मेंशन करनी है वे फॉरवर्ड और कंक्लूजन में। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल दिया, उसे जरूर ज्वाइन करिए। साथ के आप मेरा रेफरल कोड यूज कर सकते हैं मुदत गुप्ता फॉर 10% डिस्काउंट। अनअकैडमी पे आपको पर्सनलाइज मेंटरशिप मिलेगी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन के अंडर, साथ के इंडिविजुअल अटेंशन, नोट्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज, लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस जितने भी एजुकेटर्स हैं उनके, साथ क्या जीएस, सीसैट, करंट अफेयर्स और जितने भी एजुकेटर्स हैं यूपीएससी कैटेगरी में, सबके लेक्चर्स का आपको एक्सेस मिलेगा लाइव एंड एक्सक्लूसिव ओनली ऑन अनअकैडमी प्लस। 15 नवंबर को 4 बहुत स्पेशल क्लासेस होने वाली हैं ऑन स्ट्रैटेजी, साइंस एंड टेक, इकोनॉमी और करंट अफेयर्स के ऊपर। ये सारी की सारी क्लासेस एब्सोल्युटली फ्री हैं। इनका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, एकदम फ्री है। अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड करिए और ये चारों क्लासेस में एनरोल करिए, एब्सोल्युटली फ्री। थैंक यू वेरी मच।